मित्रों, बीमे के व्यवसाय में आने के बाद मेरा जो पहला कदम था वह ये जानना था कि अगर हमें जीवन में सफलता पानी है, एक अलग पहचान बनानी है, कुछ अलग करके दिखाना है तो हमें करना क्या होगा। कौन सी नीति अपनानी होगी कि मैं जो भी लक्ष्य निर्धारित करूं वह मुझे मिलता रहे। यह तो समझ चुका था मैं कि मुझे हमेशा बड़ा लक्ष्य लेना है, विश्वास, निश्चय और जुनून के रास्ते अपनाने होंगे। लेकिन सवाल यह था कि सिस्टम क्या अपनाया जाए। मैं यहां उसकी चर्चा कर रहा हूं। विशेषकर बीमे के क्षेत्र में उच्च लक्ष्य होता है, मोर पॉलिसी, मोर प्रीमियम और मोर इनकम। मित्रों, पैसा कमाना भी उद्देश्य होता है। जब ज्यादा पॉलिसियां बिकेंगे तो ज्यादा प्रीमियम आएगा और आमदनी भी ज्यादा होगी। मित्रों, हम पॉलिसी कैसे बेचते हैं लोगों को? इसका अर्थ है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क करना होगा। मैंने अपनी कार्यप्रणाली में 3 बातों को शामिल किए हैं, जिनको यहां मैं एक ट्रायंगल की 3 भुजाओं के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सक्सेस को पाने के लिए हमें 3 भुजाओं की जरूरत होती है: प्रोस्पेक्टिंग, रिलेशनशिप और सेल्स स्किल। मित्रों, बीमे के क्षेत्र में सफल होने के लिए जो त्रिभुज की बेस लाइन है वह है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग का अर्थ होता है ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना। हमें यहां भी 3 काम करने हैं: ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना, उनको अपना दोस्त बनाना और बीमे के लिए मुंह खोला, यानी कि सेल्स स्किल डेवलप करना। मित्रों, यहां मैं एक शब्द की चर्चा करना चाहूंगा, इनोवेशन की। इनोवेशन का मतलब होता है खोज या कोई आविष्कार। कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इसका सीधा सा अर्थ है, अगर हमें बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने की जरूरत है, चाहत है, तो हमें स्वयं अपनी कार्य प्रणाली में नित्य नई राहें विकसित करनी होगी। हमें हमेशा नए नए रास्ते खोजने होंगे जो हमें हमारा लक्ष्य दिला सके। मैंने इस नीति को भी अपनाया, लोगों से मिलने के कई नए नए तरीके अपनाए। आगे मैं आपसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के मिलने के तरीकों पर भी चर्चा करूंगा। मित्रों, एजेंसी के इतने सालों के बाद मैंने जो भी अनुभव किया है, इस क्षेत्र में यह समस्या हमेशा बनी रही है कि मैं कहां जाऊं, कौन बिजनेस देगा। हालांकि यह सत्य है कि अगर मन लगाकर इस क्षेत्र में काम करते रहें, ट्रेनिंग लेते रहें, दूसरे के अनुभवों से लाभ उठाने की कोशिश करते रहें और अपने व्यवहार को अच्छा बनाकर रखें, तो मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि यह समस्या कहां जाऊं को आज हम कहां कहां जाऊं में बदल सकते हैं। मैं लोगों के पास पहुंचने और उनसे संपर्क संबंध स्थापित करने के अनेक रास्ते आपको दिखा सकता हूं। अभी संक्षेप में इतना ही कहूंगा कि पहला कदम है ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क बनाना, यानी कि प्रोस्पेक्ट तैयार करना। दूसरा कदम है उनसे संबंध बनाना, रिलेशन डेवलप करना, या अगर सीधे शब्दों में कहूं तो उनको अपना दोस्त बनाना। मित्रों, जब हम किसी को अपना दोस्त बनाते हैं तो हम कैसे बनाते हैं दोस्त? मेरे अनुभव कहते हैं कि अगर हमें किसी को अपना दोस्त बनाना है तो हमें उसके मुंह से थैंक यू शब्द सुनना होगा। अब मैं ऐसा क्या करूं कि वह हमें थैंक यू बोले? मित्रों, मैं अपने अनुभवों पर ही कह रहा हूं कि हमें किसी के मुंह से थैंक यू शब्द सुनने के लिए ही 3 काम करने होते हैं। मेरी समझ में उन 3 कामों के अलावा कोई चौथा काम नहीं जो हमें थैंक यू सुनने के लिए करना पड़े। तो आपने केवल 3 काम करने हैं। पहला, जब भी मैं किसी की प्रशंसा करता हूं तो वह हमें थैंक यू बोलता है। दूसरा, जब मैं किसी को कुछ देता हूं तो वह हमें थैंक यू बोलता है। और तीसरा, जब मैं किसी के सुख दुख में काम आता हूं, यानी कि उसकी केयरिंग करता हूं, तो वह हमें थैंक यू बोलता है।
इन 3 कामों के अलावा मेरी समझ में आज तक चौथा काम नजर नहीं आया है। मित्रों, पहले कदम की चर्चा करते हैं तो स्पष्ट है कि हम किसी की भी प्रशंसा करते हैं, किसी को अप्रिशिएट करते हैं, तो वह हमें थैंक यू बोलता है। मेरी सोच यह है कि इंश्योरेंस एजेंट को विशेषकर अपने बोलचाल की भाषा में दूसरों को अप्रिशिएट करने की प्रवृत्ति हमेशा रखनी चाहिए। मित्रों, किसी को भी अपना दोस्त बनाने का यह सर्वश्रेष्ठ और सरल तरीका है। हर इंसान को अपनी प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है, बशर्ते प्रशंसा सच्ची और सही तरीके से की गई हो। प्रशंसा करने का भी एक तरीका होता है। प्रशंसा करते समय कुछ अतिरिक्त सावधानियां भी बरतनी होती हैं। प्रशंसा सच्ची हो, प्रशंसा मीठे शब्दों में हो, प्रशंसा की आवाज मधुर हो, प्रशंसा में व्यंग की भाषा ना हो, प्रशंसा सावधानी पूर्वक की जाए। मित्रों, झूठी प्रशंसा करने वाला प्रशंसा तो कर देता है, लेकिन सामने वाला सब समझ जाता है कि कुछ मतलब साधने के लिए ही इसने मेरे साथ ऐसा किया है, मेरी ऐसी प्रशंसा की है। अगर हम किसी के घर जाएं और वहां किसी सांवली और मोटी स्त्री को देखकर कहें कि अरे भाभी, आप कितनी सुंदर दिखती हैं, तो मित्रों वह भाभी जरूर समझ जाए कि ये कैसी प्रशंसा है। वह जानती है कि मैं कितनी सुंदर हूं। इसलिए मित्रों, अगर भाभी की प्रशंसा करनी है तो हम सुंदर की जगह यह कह सकते हैं कि भाभी, आपकी आवाज कितनी मधुर है, या भाभी, आपकी चाय, आपके हाथ की बनी चाय कितनी अच्छी है, आपकी बनाई चाय पीकर तो मुझे मां की याद आ गई, बहुत अच्छी चाय है। मित्रों, शब्दों में सच्चाई होनी चाहिए। प्रशंसा करते समय कभी भी व्यंग की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कई लोग स्ट्राइकल भाषा में भी कहते हैं, क्या खूब जच रहे हो, क्या स्टाइल है। बोलचाल के तरीके से ही स्ट्राइकल एप्रिसिएशन पकड़ा जाता है। मित्रों, प्रशंसा भी सोच समझकर और सावधानी पूर्वक ही करनी चाहिए, नहीं तो कभी अर्थ का अनर्थ हो जाता है और रिश्ते बनने की अपेक्षा और भी बिगड़ सकते हैं। इस संदर्भ में मुझे एक घटना याद आ रही है। एक बार एक एजेंट किसी प्रोस्पेक्ट के घर गया। एजेंट पहली बार उस घर गया था। एजेंट को ट्रेनिंग दी गई थी कि जहां जाओ वहां प्रशंसा जरूर करो। इससे सामने वाला आप पर प्रभावित हो जाता है और पॉलिसी बेचना आसान हो जाता है। उस घर में ग्राहक की गोद में एक छोटा बच्चा बैठा हुआ था। ग्राहक उसको प्यार कर रहा था। एजेंट ने सब देखा तो बोला, कितना प्यारा बच्चा है, कितना सुंदर है, चेहरा बिल्कुल आपसे मिलता है, कोई भी देखकर कह सकता है कि आपका ही बेटा है। एजेंट तो यह सब बोल गया, लेकिन उस ग्राहक की पत्नी रसोई में यह सब सुन रही थी। वह रसोई से चिल्लाते हुए बाहर निकली और बोली, मैं तो सिर्फ शक ही करती थी कि पड़ोसी के बच्चे की शक्ल तुमसे इतनी क्यों मिलती है। अब तो घर में पहली बार आए व्यक्ति ने भी बच्चे को देखकर ही कह दिया कि यह बच्चा आपका है, और वह रोने लगी। मित्रों, उस ग्राहक की एजेंट के प्रति क्या प्रतिक्रिया होगी और उस एजेंट पर क्या बीती होगी, इसकी कल्पना आप स्वयं कर सकते हैं। इसलिए प्रशंसा हमेशा सोच समझकर करनी चाहिए। मित्रों, किसी के मुंह से थैंक यू सुनने का दूसरा तरीका है उसे कुछ देना। जब हम किसी को कुछ देते हैं तो उसके मुंह से थैंक यू निकल ही जाएगा। अगर हम किसी को एक टॉफी ही दे दें तो भी वह थैंक यू बोलता है। अगर बच्चे के हाथ में एक चॉकलेट रख देते हैं तो माँ बाप कहते हैं, अंकल को थैंक यू बोलो बेटा। यह थैंक यू बोलने का संस्कार या शिक्षा बचपन से ही मिलने लगती है। मित्रों, मैं बचपन में भी माँ के मुंह से सुनता था कि बेटा जब मुंह खाता है तो आंखें झुक जाती हैं। किसी की आंखों को अपने सामने झुकाना है या सीधे शब्दों में उससे अपनी बात मनवानी है तो उसके मुंह को कुछ खिलाओ, यानी उसे कुछ दो। देने के लिए किसी आयोजन या अवसर की जरूरत नहीं होती है। अगर किसी को कुछ देना है तो इसके 101 अवसर बनाए जा सकते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा अनुभव किया है कि जब भी मैंने किसी के घर पर जाकर कुछ उपहार दिया है तो वह आभार तो सदा मानता ही है, उससे दोस्ती भी बढ़ जाती है जो बिजनेस में बदलती है। इसलिए उपहार देना भी दोस्त बनाने का एक अच्छा तरीका है।
अब मैं आपसे बात करता हूं तीसरे तरीके की, और वह है केयरिंग करना। केयरिंग का अर्थ है किसी की देखभाल करना, किसी को मदद करना, किसी के सुख दुख में उसका साथ देना। मित्रों, यह तरीका किसी को भी अपना दोस्त बनाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है, और समय पर किसी को दी गई मदद कभी खाली नहीं जाती। मैंने तो अनुभव किया है कि किसी को भी मदद करने के बाद जो मन को शांति मिलती है और संतोष मिलता है, वह मदद करने का सबसे बड़ा पुरस्कार है। और इसके बाद जो दोस्ती होती है वह व्यक्तिगत रिश्तों में भी बदल जाती है, और कई जगह तो ये बने हुए रिश्ते अपने खून के रिश्तों से भी बहुत मजबूत हो जाते हैं। ये रिश्ते अच्छे बिजनेस के रिश्तों में भी बदलते हैं। हाँ, एक बात जरूर कहूं कि मन में किसी भी केयरिंग की भावना निस्वार्थ मन से होनी चाहिए। किसी की सहायता करते समय मन में किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं आना चाहिए। मेरा मानना है कि स्वार्थ की बुनियाद पर कभी भी प्यार के रिश्ते नहीं पनपते। इस संदर्भ में एक दो मैं घटनाओं का वर्णन करूंगा, जिससे आप ये पाएंगे कि निस्वार्थ सेवा भावना अगर मन में हो तो किस तरह से रिश्ते बनते हैं और अपने व्यवसाय में भी वृद्धि होती है। मित्रों, केयरिंग के ऊपर एक घटना जो किसी टॉप क्लास के अभिकर्ता ने एक सेमिनार में सुनाई थी, आज उसी घटना को मैं उन्हीं के शब्दों में आपको सुनाऊंगा। आवाज मेरी होगी लेकिन शब्द उनके होंगे। मित्रों, ये जो घटना है ये सत्य घटना पर आधारित है। एक बार मैं राजधानी ट्रेन से दिल्ली से पटना जा रहा था। मैं अकेला ही सफर कर रहा था। एसी सेकंड क्लास में साइड लोअर बर्थ पर बैठा हुआ था। सामने वाले कैबिन में 4 सीटें होती हैं, उस पर एक लड़की बैठी हुई थी जिसकी आयु करीब 26-27 साल की होगी। उसकी गोद में एक छोटा बच्चा था जो करीब 3-4 महीने का ही रहा होगा। उस लड़की के साथ एक 15-16 साल की लड़की भी थी जो उसकी मेड यानी कि जो नौकरानी होती है वो लग रही थी। बाकी सभी सीटें खाली थी। ट्रेन में उस दिन ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। ट्रेन जब चली तो कुछ देर के बाद यूं ही शांति बनी रही, लेकिन वह लड़की कुछ विचलित सी, कुछ परेशान सी दिख रही थी। मैं भी सोच रहा था कि इससे कैसे परिचय करूं, इसके विचलित होने का कारण पूछूं। निर्णय नहीं ले पा रहा था कि पता नहीं क्या सोचेगी। इसी बीच उसे कहीं से फोन आया और वह फोन पर बात करने लगी। मैं बातचीत सुन रहा था। उसके बच्चे की तबीयत कुछ खराब लग रही थी। उसी संदर्भ में वह बात कर रही थी। एकाएक वह बात करते करते रोने लगी। रोते हुए उसने बात खत्म की तो मैंने पूछा कि क्या बात है, क्या हुआ इस बच्चे को। तो वह बोली कि सर, इसकी तबीयत खराब है, सांस लेने में कुछ कठिनाई अनुभव कर रहा है। मैं अपने पति से बात कर रही थी, उन्हीं का फोन था। मैंने बातचीत को आगे बढ़ाते हुए उसके बारे में पूछा तो उसने कहा कि वह गुड़गांव रहती है और पटना अपने माँ बाप के पास जा रही है। वहां कोई फंक्शन है। बच्चे की तबीयत खराब तो हुई थी लेकिन अब ठीक लग रही थी, इसलिए वह इसे लेकर आ गई। जबकि उसके पति मना कर रहे थे, लेकिन जिद करके ये ले आई थी और इससे गलती हो गई, और इसकी दवाइयां भी वह घर पर ही छोड़ आई थी। अब मैं क्या करूं, इसकी तबीयत फिर से खराब हो रही है। वह ऐसा कहने लगी। सर, गाड़ी आगे किस स्टेशन पर रुकेगी, उसने मुझसे पूछा। मैंने कहा अगला स्टेशन तो करीब 9:30 बजे या 10 बजे के करीब कानपुर आएगा। ये गाड़ी वहीं रुकेगी। क्यों, क्या सोच रही हो? फिर मैंने पूछा। सर, सोचती हूँ कानपुर में उतरकर बच्चे को किसी डॉक्टर के पास या अस्पताल में ले जाऊं। मेरे लिए तो इसकी जान को दिखाना बहुत जरूरी है। क्या करूं? तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पति भी बहुत नाराज हो रहे हैं। अब अपने कह रहे हैं कि अब अपने दिमाग से निर्णय लो, जो मर्जी करो, मैंने तो तुम्हें मना किया था, अब मैं क्या करूं। यह कहते हुए उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और वह रोने लगी। मैंने कहा बेटी, घबराओ नहीं, भगवान सब ठीक कर देंगे, मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो। अगर तुम कानपुर उतरना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ उतरता हूं। मेरे कई लोग कानपुर में हैं, वे स्टेशन पर आ जाएंगे और हम उससे किसी अच्छे अस्पताल या नर्सिंग होम में दिखाएंगे। तुम किसी तरह की चिंता मत करो। मैं भी पटना का ही रहने वाला हूं। तुम मेरी बेटी हो। अगर तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ होते तो वे जो कुछ कर सकते थे मैं उससे भी ज्यादा करूंगा। इस बच्चे के लिए तुम चिंता मत करो।
हम कानपुर में उतरेंगे। हाँ, एक फॉर्मेलिटी जरूर पूरी करनी होगी। मैं ट्रेन सुपरिटेंडेंट को बुलाता हूँ, उनको सारी बात बताएंगे और उनसे भी मदद लेंगे, और मैं अपना परिचय पत्र उसे दिखाकर सब नोट करवा दूंगा। और तुम्हें भी ये सब लिख कर देना होगा कि तुम अपने आप अपने मन से यहाँ उतर रही हो। और मैंने अपनी बात को स्पष्ट कर लिया, क्योंकि मैं भी उनसे अनजान था, कहीं बाद में कोई गड़बड़ ना हो। उसने भी हामी भर दी और वह कुछ निश्चिंत सी दिख रही थी। करीब 7 बज रहे थे और 2.5-3 घंटे में कानपुर आने वाला था। उसने बात करते हुए कहा, गलती तो यह हो गई कि मैं दवा भी छोड़ाई। अगर दवा होती तो वह अपना काम जरूर कुछ ना कुछ करती। एकाएक मेरे मन में बात आई। मैंने कहा, अगर मैं कानपुर में दवाएं मंगा दूं तो? हम छोटू को दवा मंगा कर देते हैं, भगवान ने चाहा तो उसी से लाभ भी हो जाएगा और उतरने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर पटना जाकर डॉक्टर को दिखा देना। अगर कोई विशेष लाभ नहीं हुआ तो अगले 2-3 घंटे में इलाहाबाद में उतर जाएंगे। वहां भी कई अच्छे अस्पताल और डॉक्टर हैं, वहां भी मेरे लोग हैं, वहां भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा यह सुझाव उसे पसंद आया, लेकिन उसने संदेह व्यक्त करते हुए कहा कि क्या दवाएं मंगाई जा सकती हैं कानपुर स्टेशन पर? यह संभव है? मैंने कहा, बिल्कुल संभव है। तुम दवाओं के नाम बताओ, मैं अभी फोन करके कानपुर स्टेशन पर दवाएं मंगा देता हूं। उसने मुझे 2 दवाओं के नाम लिखाए। मित्रों, कानपुर में मेरे कुछ मित्र रहते हैं और जो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं उन्हें मैंने फोन किया। वहां कई लोगों के नंबर हैं मेरे पास मोबाइल में। मैंने एक मित्र को फोन किया, उसने मेरी आवाज भी पहचान ली और कहा, अरे सर कैसे हैं, कैसे याद किया? और वह पूरे उत्साह से बात कर रहा था। मैंने केवल इतना ही कहा कि मैं राजधानी से पटना जा रहा हूं और A1 कोच में हूं और मेरा सीट नंबर 15 है और ट्रेन केवल यहाँ 5 मिनट ही रुकती है। मुझे 2 दवाएं चाहिए। और मैंने संक्षेप में ही जल्दी से उसे अपनी बात को बता दिया। सर क्या हुआ, आपकी तबीयत को ठीक तो है ना? उसने फिर पूछा। मैंने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मुझे अपने नाती के लिए कुछ दवाएं चाहिए जो दिल्ली में छूट गई हैं। दवा देना जरूरी है। मैंने दोनों दवाओं के नाम उसे लिखवा दिए। कुछ देर के बाद मैंने एक दूसरे दोस्त को भी फोन कर दिया, कहीं दूसरा दोस्त ना ला पाए या मिस हो जाए, तो कम से कम एक मिस हो जाए तो दूसरा तो ले ही आए और बच्चे को दवाई आराम से मिल सके। मित्रों, गाड़ी जब स्टेशन पर पहुंचने वाली थी तो मैं दरवाजे की तरफ चला गया ताकि मुझ पर उनकी नजर पड़ जाए या मेरी नजर उन पर पड़ जाए और मैं दवा ले लूं, क्योंकि मुझे लगता था कि ट्रेन का स्टॉपेज कम है। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर ही लग रही थी। मैंने देखा कि करीब 10-12 लोग खड़े थे। गाड़ी रुकते रुकते कुछ डब्बे में भी चढ़ गए और एक के हाथों में फूलों का बुके भी था और बोले, सर करते हुए उन्होंने कईयों ने मेरे पैर भी छुए और एक ने दवाई निकाल कर दी और दूसरे ने कहा कि मैं भी ले आया हूं। दोनों ने ही दवाइयां लेकर उस लड़की को दे दी और एक व्यक्ति के हाथ में एक पैकेट था जिसमें मिठाई के 2 डब्बे भी थे। ये सब मैंने उस लड़की के हाथ में दे दिया और लोगों से उतर जाने का अनुरोध किया कि आप लोग जल्दी उतर जाइए, कहीं गाड़ी चल ना पड़ जाए। मित्रों, जल्दी जल्दी में 2-4 बातें हुई और वे लोग नीचे उतर लगे और उनमें से एक ने 500 रुपए का नोट निकाला और उस लड़की के हाथ में दे दिया। उसने सोचा कि यह अपना ही नाती है और यह बेटी भी अपनी है। लोग उतर गए। गाड़ी ने प्लेटफॉर्म छोड़ दिया और मैं भी अपनी सीट पर आकर बैठ गया। उस लड़की ने कहा कि पहले इसे दवाई दे देते हैं बच्चे को। उसने कहा कि सर वो तो मैंने दवाइयां दे दी हैं, अब आप उधर बात कर रहे तो उसी बीच मैंने बच्चे को दवाइयां दे दी हैं। कुछ देर तक हम शांत रहे। उस लड़की ने मुझसे पूछा, सर आप क्या करते हैं? मैंने कहा कि मैं एक इंश्योरेंस एजेंट हूं। नहीं नहीं, आप इंश्योरेंस एजेंट नहीं हो सकते, उसने फिर से कहा। मैंने उसे कहा, नहीं बेटा, मैं सच कह रहा हूं, मैं एक LIC का इंश्योरेंस एजेंट ही हूं। सर किसी इंश्योरेंस एजेंट के इतने लोग कभी पांव नहीं छू सकते? क्या लोग आपको इतना सम्मान दे सकते हैं जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं? आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं और फिर मेरे लिए तो आप स्वयं भगवान बनकर आए हैं। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं भी एक साधारण इंश्योरेंस एजेंट हूं। तो अब उसकी आंखें नम हो चली थी और बच्चे की तबीयत में भी सुधार हो रहा था। वह सांस भी करीब करीब ठीक तरह से लेने लगा था।
इसी बीच उसने फिर से फोन कहीं किया और कुछ देर बाद बात करती रही और फोन रखकर फिर उसने कहा, सर मेरी मम्मी पापा आपसे मिलना चाहते हैं, वे स्टेशन पर आएंगे। सर मेरे घर पर फंक्शन है, आप जरूर आइएगा। और मैंने कहा, बेटा अपने बारे में भी बताओ। सर मैं गुड़गांव में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हूँ, 31 लाख रुपए का साल का मेरा पैकेज है और मेरे पति भी गुड़गांव में ही किसी दूसरी कंपनी में करते हैं, उनका भी करीब उतने का ही लगभग पैकेज है। तो सर हम लोगों का 25-25 लाख रुपए का इंश्योरेंस है, सोचती हूँ 25-25 लाख रुपए का और करा लेते हैं और इस छोटू की भी एजुकेशन के लिए एक कोई 25 लाख रुपए की इंश्योरेंस आप कर दें। मित्रों मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ये सब सत्य है, इतनी अच्छी अच्छी पॉलिसियां बिना किसी प्रयास के, फिर आगे भी इतना अच्छा स्कोप। उसने कहा कि सर पटना में मेरे घर के पहले इस छोटू की पॉलिसी तो आज ही कर दें और अब जब मैं वापस जाऊंगी तो गुड़गांव आकर आप हम दोनों की पॉलिसी भी कर दें। मित्रों बच्चे की तबीयत अब काफी हद तक ठीक हो चुकी थी, वह बहुत ही खुश नजर आ रही थी। अब मैं भी खुश था तो और मन ही मन ईश्वर को भी धन्यवाद दे रहा था कि मैं किसी के काम आ सका। मित्रों सवेरे सवेरे पटना जंक्शन आ गया और उसने मुझे वो सब सामान देना चाहा जो कानपुर के मेरे लोग दे गए थे। मैंने कहा, नहीं बेटा ये सब आपके लिए ही है और इस छोटू के लिए है। और मैंने भी अपने पॉकेट से 500 रुपए का नोट निकाला और बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए उनके हाथ में दे दिया। गॉड ब्लेस यू, भगवान करे आपकी आयु लंबी हो और माँ बाप से भी ज्यादा ऊंचाइयां मिले। हम लोग प्लेटफॉर्म पर उतरे और जो लोग भी आए हुए थे मेरे और उनके मम्मी पापा भी आए हुए थे, उन सब ने आगे बढ़कर उनके पहुंचे और मेरी तरफ भी इशारा किया। मित्रों क्या बताऊं कैसा दृश्य था। उसकी माँ के हाथों में एक प्लेट थी जिसमें रोली चावल रखे हुए थे। उन्होंने रोली का टीका मेरे माथे पर लगाया है और इतना ही कहा कि मुझे श्वेता ने सब कुछ बता दिया है, आज से मैं आपको अपना भाई मानती हूँ और आज से आप मेरे बड़े भाई हैं और ये भाई दूज का ही टीका समझें। मित्र मेरी आंखों से भर गई और मैंने भी पॉकेट से 500 रुपए का नोट निकालकर प्लेट पर रखे और उनके सिर पर भी अपना हाथ रखा। मित्र ये सब प्लेटफॉर्म पर ही हो गया। कुछ लोग भी ये सब देख रहे थे, उन्होंने मुझे शाम को अपने घर पर आमंत्रित किया और पॉलिसी देने की बात भी दोहरा दी और मैं शाम को ही श्वेता के घर गया। मेरी ऐसी तैयारी ऐसी थी कि जैसे कोई अपनी बहन के घर जाता है। मित्रों वहां जो मैंने सम्मान पाया आपको बता नहीं सकता। कितने लोगों ने से उन्होंने मेरा परिचय करवाया, कुछ लोगों ने हमें अपने घर आने का निमंत्रण भी दिया। आज उस परिवार से मेरे व्यक्तिगत रिश्ते भी हैं और बिजनेस के रिश्ते भी हैं। मैंने बहुत ही अच्छा पाया उनसे और सिर्फ श्वेता के घर से ही नहीं जुड़ा बल्कि 3-4 और भी घर मेरे साथ जुड़ गए। मित्रों किसी को निस्वार्थ दी गई सेवा या किसी के लिए की गई केयरिंग कभी खाली नहीं जाती। अच्छे कामों का अच्छा नतीजा ही मिलता है। मित्रों हमारा व्यवसाय ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ने का है और मेरे अनुभव कहते हैं कि किसी की भी निस्वार्थ सेवा करने से या सुख दुख में, विशेष करके ही संकट में, किसी क्राइसिस में, किसी की जरूरत के समय किसी का साथ देने में जो संबंध बनते हैं वह शायद कई अपने सगे संबंधों से भी ज्यादा अच्छे बनते हैं। इससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ जाते हैं क्योंकि ये अच्छे कामों की खुशबू फैलती है। उसी तरह से अच्छे कामों की भी चर्चा कई जगह होती है और अच्छे लोग हमसे जुड़ते जाते हैं और हमारा व्यवसाय भी प्रगति करने लगता है। इसलिए हमें जरूरत है कि समय समय पर कभी भी किसी की मदद करने से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। मित्रों हम रिलेशनशिप के बारे में कल अगली वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो काफी लंबी होगी, तो मित्रों कल तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।